नमस्कार, मैं रविश कुमार। सोशल मीडिया पर आईएएस की परीक्षा पास करने वाले अक्सर नायकों की तरह पूजे जाते हैं। इनके बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जिनमें सरकारी कार से उतरने का सीन तो होता ही है। कलेक्टर साहब कार से उतरे हैं और सलामी दी जा रही है। उनकी सफलता में सत्ता की चमक शामिल होती है। जितने प्रतीक हैं उन्हीं के सहारे किसी के आईएएस होने का सामाजिक जश्न मनाया जाता है। लेकिन जब एक आईएएस अफसर गलत के खिलाफ खड़ा होता है और अपना काम करता है और उसके खिलाफ एफआईआर होती है, राजद्रोह का मामला दर्ज होता है, तब पूरी आईएएस बिरादरी चुप्पी साध लेती है। ऐसा लगता है कि इनकी नौकरी में सब कुछ है मगर सत्ता का स नहीं है, ना साहस ना सच। लेकिन जब सफल होते हैं तो सत्ता का स ही इनकी पहचान का प्रतीक बनता है। लेकिन जब एक आईएएस अफसर गलत के खिलाफ बोलता है तब सारे आईएएस क्यों चुप हो जाते हैं? क्या अपना कर्तव्य निभाने पर किसी अफसर के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज हो सकता है? क्या सांसद निशिकांत दुबे ने सही तथ्यों के आधार पर झारखंड के देवघर के जिलाधिकारी और आईएएस अफसर मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ एफआईआर कराई, जिसमें राजद्रोह की धारा भी शामिल है? कुछ लोगों को पैसे नहीं आए, पिछले 4-5 महीने से हो सकता है। हम महिमा मंडन के लिए इन वीडियो को नहीं दिखा रहे हैं, ना ही इसके जरिए किसी अधिकारी के कार्यों पर मुहर लगा रहे हैं। ये सभी पुराने वीडियो हैं जिनमें देवघर के जिलाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री जनता के बीच कार्य करते हुए देखे जा सकते हैं। जिला मुख्यालय में आने जाने वाले लोग ही अपने अनुभव बता सकते हैं। लेकिन अच्छे या बुरे जिलाधिकारी को आम लोगों के बीच जाना ही होता है। तो यह वीडियो केवल परिचय के लिए है कि देवघर के जिलाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री जनता के बीच काम करते हुए देखे जा रहे हैं। मंजूनाथ आईआईटी बॉम्बे के छात्र रहे हैं, 2011 में आईएएस बने हैं। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने इनके खिलाफ एफआईआर की है, झारखंड पुलिस के खिलाफ भी। इस एफआईआर में लिखा है कि देवघर पुलिस ने उनके 2 बेटों को कथित रूप से गालियां दी और जिलाधिकारी के कहने पर सांसद को जान से मारने की धमकी दी गई। मंजूनाथ भजंत्री 2 साल तक जिलाधिकारी रह चुके थे, लेकिन दिसंबर 2021 में चुनाव आयोग के आदेश के बाद पद से हटा दिए गए। फिर से तैनाती हुई है और पिछले कुछ महीनों से इस पद पर हैं। इससे पहले झारखंड में एक एफआईआर दर्ज कराई गई जिसमें आरोप लगाया गया है कि बीजेपी के 2 सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी ने कथित रूप से देवघर एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पर दबाव बनाया कि रात के वक्त चार्टर्ड प्लेन टेक ऑफ करने की अनुमति दी जाए और प्लेन ने टेक ऑफ भी किया। इस मामले में देवघर एयरपोर्ट पर तैनात डीएसपी सुमन अमन ने 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें सांसद निशिकांत दुबे और बीजेपी के एक और सांसद मनोज तिवारी भी हैं। बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा हैं और निशिकांत दुबे के 2 बेटे भी हैं। दूसरों की निजी सुरक्षा और जीवन को खतरे में डालने के मामले की धारा 336 है। आपराधिक रूप से किसी क्षेत्र में प्रवेश करने पर लगने वाली धारा 447 है। 1 सितंबर को कुंडा पुलिस थाने में यह एफआईआर दर्ज कराई गई है। सवाल है कि क्या भाजपा के 2 सांसदों ने एटीसी में अनधिकृत प्रवेश किया? यह वो जगह है जहां से हवाई जहाज के उड़ान को संचालित और नियंत्रित किया जाता है। घटना 31 अगस्त की है। एफआईआर के मुताबिक गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे और उनके दोनों बेटे और सांसद मनोज तिवारी एटीसी रूम में जबरन घुस गए और कर्मचारियों पर दबाव बनाने लगे कि उनके चार्टर्ड प्लेन को उड़ने की इजाजत दी जाए, जबकि देवघर में रात के वक्त उड़ान भरने या विमान के उतरने की सुविधा नहीं है। डीएसपी अमन सुमन ने अपनी शिकायत में लिखा है कि जब वे एटीसी में पहुंचे तो वहां एयरपोर्ट के निदेशक संदीप ढींगरा और चार्टर्ड प्लेन के पायलट पहले से मौजूद थे। कुछ देर बाद सांसद और उनके दोनों बेटे भी आ गए। दबाव डालकर रात के वक्त उड़ान भरने की मंजूरी ली गई और जहाज उड़ गया। डीएसपी ने सीसीटीवी का हवाला दिया कि 31 अगस्त को मुकेश पाठक, देवता पांडे और पिंटू तिवारी भी एटीसी में घुस गए थे। दुमका की अंकिता को शाहरुख ने जला दिया, जिसके कारण अंकिता की मौत हो गई। शाहरुख इस वक्त गिरफ्तार है। सांसद अंकिता के परिवार को सहायता राशि देने जा रहे थे। यहां यह अलग विषय हो सकता है कि 28 लाख का चेक देने के लिए चार्टर्ड प्लेन के किराए पर कितना खर्च हुआ होगा।
सांसद को प्लेन के टिकट का पैसा तो मिलता है, पूरा प्लेन किराए पर लेने के लिए सरकार पैसे नहीं देती है। इसलिए जानना जरूरी है कि चार्टर्ड प्लेन क्या बीजेपी के फंड से भाड़े पर लिया गया या सांसद ने अपने पैसे से भाड़े पर लिया। मेक माई ट्रिप की वेबसाइट से हमने जानने का प्रयास किया कि दिल्ली से देवघर चार्टर्ड प्लेन का कितना किराया हो सकता है। इस पर देवघर का तो नहीं मिला, लेकिन रांची का मिला, जिससे अंदाजा मिल सकता है कि दिल्ली से देवघर तक चार्टर्ड प्लेन का कितना किराया हो सकता है। इस वेबसाइट पर दिल्ली से रांची के लिए 6 सीटों वाले चार्टर्ड प्लेन का किराया कम से कम करीब 9 लाख है और अच्छे विमान के साथ किराया बढ़ता भी जाता है। दिल्ली से देवघर का किराया अगर 10 लाख भी मान लिया जाए तो दोनों तरफ से कम 20 लाख रुपए तो लगे होंगे। वैसे ठीक ठीक कितना किराया लगा, इसके बारे में सांसद निशिकांत दुबे को ही बताना चाहिए। सांसद निशिकांत दुबे ने 28 लाख रुपए का चेक दिया और इसके लिए चार्टर्ड प्लेन पर अनुमानित रूप से कम 20 लाख रुपए खर्च किए। अगर सांसद नियमित विमान से जाते तो अंकिता के परिवार को 28 लाख की बजाय 50 लाख रुपए की मदद मिल जाती। इसे लेकर शनिवार के दिन देवघर के जिलाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री और सांसद निशिकांत दुबे के बीच ट्विटर पर बहस होने लगी। मंजूनाथ भजंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा कि माननीय सांसद महोदय, रात में उतरने का मामला कोर्ट में है, उस पर तो टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जब रात में उतरने और उड़ने की सुविधा ही नहीं है, हाल ही में कई विमानें रद्द हुई हैं, तब आपका चार्टर्ड प्लेन 6:17 पर कैसे उड़ा, जबकि सूर्यास्त का समय 6:03 था। माननीय सांसद महोदय, किसने एटीसी के कमरे में जाने की इजाजत दी आपको? किसने आपके दोनों बेटों को एटीसी के कमरे में जाने की इजाजत दी? किसने आपके समर्थकों को एटीसी की इमारत में प्रवेश करने की इजाजत दी? देवघर के जिलाधिकारी ने सांसद निशिकांत दुबे के ट्वीट का जवाब देना शुरू कर दिया। सांसद ने भी ट्वीट किया। उन्होंने जिलाधिकारी को हवाई अड्डे से संबंधित नियमों को पढ़ने की सलाह दी। लिखा कि एक आईएएस अफसर के रूप में देश आपसे ज्यादा उम्मीद रखता है। अब यह मामला जांच के दायरे में है, तो आगे तभी कमेंट करें जब आप नियमों को पढ़ लें। सांसद की भाषा उग्र होने लगी। सांसद अपने ट्वीट में लिखते हैं कि क्या आपको पता है कि एयरपोर्ट पर एटीसी टावर की सुरक्षा अब डीजीसीए और बीसीएएस करता है। अब इसकी सुरक्षा संबंधित एयरपोर्ट के जिलाधिकारी करते हैं। क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे ही जानकारी के लिए पूछ लिया। इसकी शिक्षा मुझे कुछ बुझे, कुछ जले, कुछ टिमटिमा रहे, कुछ बिलबिला रहे बुद्धिजीवियों और पत्रकारों से मिली। निशिकांत दुबे ने दिल्ली में दर्ज एफआईआर की कॉपी भी ट्वीट कर दी और लिखा कि उनके 18-19 साल के बच्चों के खिलाफ साजिश रची गई। वैसे कलुषित मानसिकता के देवघर जिलाधिकारी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस किया है, यह लिखा है। आगे लिखते हैं कि मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी से जरूरी इजाजत ले ली थी। मैं एयरपोर्ट सलाहकार समिति का चेयरमैन हूं, मैं जांच कर सकता हूं। रात में उड़ने के मामले को लेकर हाईकोर्ट में केस है। आपने अदालत की अवमानना की है। सांसद एक जिलाधिकारी को ट्वीट में कलुषित मानसिकता से ग्रसित लिख रहे हैं, हसेड़ी लिख रहे हैं। हसेड़ी का क्या मतलब है? क्या किसी और शब्द के बदले इसका इस्तेमाल किया गया है ताकि बात वही समझ आए जो सांसद कहना चाहते हैं? क्या यह कोई अपशब्द है? क्या निशिकांत दुबे देवघर एयरपोर्ट सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं? अगर हैं तो इस समिति की सूचना जिलाधिकारी को क्यों नहीं दी गई? क्यों मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं? आखिर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे इस बारे में किसी आधिकारिक पत्र को ट्वीट क्यों नहीं करते? जब उन्होंने एफआईआर की कॉपी ट्वीट की तब इसकी कॉपी भी कर सकते थे। दूसरे भाजपा सांसद मनोज तिवारी नागरिक विमानन की संसदीय समिति के सदस्य हैं। क्या किसी सलाहकार समिति के अध्यक्ष या संसदीय समिति के सदस्य को बिना इजाजत एटीसी में जाने की अनुमति है? जाहिर है जांच से ही इसकी बात सामने आएगी। निशिकांत दुबे ने एफआईआर में लिखा है कि वे शाम 5:15 बजे एयरपोर्ट पहुंच गए और 5:25 पर विमान में बैठ गए थे। झारखंड हाईकोर्ट में रात में विमान उड़ने के मसले को लेकर सुनवाई चल रही है। और आगे लिखते हैं कि इस सिलसिले में एयरपोर्ट डायरेक्टर से मैंने जानकारी लेने के लिए उनके कार्यालय में जाने का निर्णय उनसे बात कर लिया। चूंकि समय कम था इसलिए नंगे पांव ही जल्दबाजी में जाने का फैसला लिया। जाने के क्रम में झारखंड पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों ने मुझे जाने से रोका और मेरे दोनों पुत्रों जो मेरा चप्पल लेकर आ रहे थे उनके साथ गाली गलौज किया।
मुझे जान से मारने की धमकी दी, मेरे कार्य में बाधा पहुंचाने का काम उन्होंने देवघर के जिला उपायुक्त मंजूनाथ के कहने पर किया। इसका खुलासा दूसरे दिन हुआ जब वो बिना इजाजत के देवघर के एयरपोर्ट के सुरक्षा क्षेत्र में डीआरडीओ के रेस्ट्रिक्टेड क्षेत्र में चले गए, जहां जाने की अनुमति केवल प्रधानमंत्री कार्यालय देता है। वहां एयरपोर्ट डायरेक्टर ने उनको समझाने का प्रयास किया, जहां पर उन्होंने रसूख का धौंस दिखाया। अब यह जांच का विषय है, लेकिन इसे पढ़कर कई बातों पर संदेह हो सकता है। आमतौर पर हवाई अड्डे पर सुरक्षा कर्मी रोकते ही हैं। देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा झारखंड पुलिस करती है। पिता यानी सांसद निशिकांत दुबे जब नंगे पांव चले गए दौड़कर, तो क्या उनके बेटे भी चप्पल लेकर उनके पीछे आ गए? एक जोड़ी चप्पल उठाने के लिए दोनों बेटों को पीछे पीछे जाना पड़ा। निशिकांत दुबे ने अपनी एफआईआर में समर्थकों के एटीसी बिल्डिंग में घुस आने की बात का जिक्र नहीं किया है, ना जवाब दिया है कि यह झूठे आरोप हैं। जांच का विषय है, लेकिन क्या गाली गलौज करने और सांसद को जान से मारने की बात अतिरेक नहीं लगती? कोई भी सुरक्षा कर्मी इतना जोखिम तो नहीं लेगा कि सांसद को जान से मारने की धमकी दे दे। यह तो विशेषाधिकार के हनन का मामला बन जाता है। इससे उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। अगर धमकी दी तब वहीं पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई गई? यह तो एयरपोर्ट अथॉरिटी का भी काम था कि उनके परिसर में सांसद को जान से मारने की धमकी दी गई, क्यों नहीं कोई कदम उठाया गया? क्या निशिकांत दुबे ने एयरपोर्ट के डायरेक्टर को कोई लिखित शिकायत दी है? किसी का नाम दिया है कि उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है? यह तस्वीरें निशिकांत दुबे की हैं, अलग अलग समय और संदर्भ की हैं, लेकिन यहां हम इनका इस्तेमाल एफआईआर और अपने सवालों को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। एफआईआर में निशिकांत दुबे 1 सितंबर यानी अगले दिन के एक प्रसंग का जिक्र करते हैं, जबकि वे वहां थे ही नहीं। एफआईआर में लिखा है कि जब जिलाधिकारी ने एयरपोर्ट निदेशक संदीप ढींगरा को धौंस दिखाई। धौंस दिखाना क्या होता है? किस बात पर धौंस दिखाई, कैसे दिखाई? अगर ऐसा था तो इस बात को लेकर एफआईआर कराने की क्षमता निदेशक की भी है। क्या उन्होंने ऐसी कोई एफआईआर की? उनके बदले सांसद दिल्ली में एफआईआर करा रहे हैं, जबकि 1 सितंबर को वे मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात कर रहे थे, जिसकी तस्वीर उन्होंने ट्वीट की है। 31 अगस्त को ऐसा कुछ हुआ भी, तब क्या एयरपोर्ट के निदेशक ने यही बात डीजीसीए को लिखित रूप में बताई है? जहां तक हमें सूत्रों से पता चला है कि एयरपोर्ट के निदेशक संदीप ढींगरा ने कोई एफआईआर नहीं कराई है। 31 अगस्त को जिलाधिकारी एयरपोर्ट पर नहीं थे, लेकिन अगले दिन यानी 1 सितंबर को गए। सूत्रों ने बताया कि डीआरडीओ टर्मिनल अलग है, वहां मंजूनाथ भजंत्री ने प्रवेश नहीं किया। वे यात्री टर्मिनल जरूर गए, मगर एटीसी की तरफ नहीं गए, जबकि उनके पास विधिवत पास था। बेहतर है जांच जल्दी हो और पारदर्शी तरीके से आए नतीजे, ताकि तमाम दावों पर सभी पक्ष सामने आ जाएं। इस घटना के मूल प्रश्नों से हटकर अंकिता पर चले जाने या झारखंड सरकार के इशारे पर राजनीति के आरोपों से जवाब नहीं मिलता है। मूल प्रश्न है कि क्या सांसद अपने बेटों के साथ एटीसी कक्ष में गए? क्या वे बिना इजाजत के गए? इसका जवाब इसमें नहीं है। निशिकांत दुबे भी झारखंड की एफआईआर पर सवाल उठाते हैं। क्या एटीसी में प्रवेश करने से पहले अनुमति ली गई थी? यह मूल सवाल है। नंगे पांव दौड़कर चले गए या चप्पल लेकर बेटे आने लगे, यह इस सवाल का जवाब नहीं है। सांसद को वो एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देना चाहिए जो उन्होंने एटीसी की तरफ जाने के लिए भरे होंगे। इन नियमों में कहीं नहीं लिखा है कि आप डायरेक्टर से बात करके जा सकते हैं। हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने निशिकांत दुबे से बात की तो उन्होंने एनडीटीवी को जवाब देने से मना कर दिया। कहा एएनआई न्यूज एजेंसी पर जो उनका पहले का बयान है वही चला लीजिए। क्या आपको लगता है कि पूरी भारत सरकार जो है वो एक सांसद के इशारे पर चलती है? ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। इसका जो क्लियरेंस है एटीसी का वो डीजीसीए देखता है, और जो सिक्योरिटी है वो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के पास। ये 3 संस्थाएं ना, 3 संस्थाएं अलग अलग हैं। आपको पता है कि इस एफआईआर में जो इस एयरपोर्ट का जो कस्टोडियन है, जो मालिक है, एयरपोर्ट डायरेक्टर ढींगरा, उसके ऊपर भी एफआईआर है। कभी उसके बारे में मुझे तो लगता है कि सारे अखबार वालों को, सारे चैनल वालों को उसके बारे में सोचना चाहिए कि उस एयरपोर्ट डायरेक्टर के ऊपर जो है क्यों एफआईआर है। उस एयरपोर्ट डायरेक्टर के ऊपर एफआईआर है कि उसको पता था डीसी देवघर को कि एफआईआर 1 मिनट में हाईकोर्ट में उड़ जाएगा, क्योंकि इस एयरपोर्ट पे यदि कोई गलती हुई है या किसी ने रूल का वायलेशन किया है, कोई सिक्योरिटी धमकाया है किसी को,
तो उसका इंचार्ज एयरपोर्ट अथॉरिटी का डायरेक्टर है। वो कह रहा है कि कोई रूल हमने वायलेट नहीं किया है, सब कुछ सही समय पर सही स्थान पर हुआ है, रूल के हिसाब से हुआ है। वो सब लिखत पढ़त है, क्योंकि जैसे ही प्लेन टेक ऑफ होता है वैसे ही लॉगिन भर दिया जाता है। डीजीसीए की जांच से ही पता चलेगा कि एयरपोर्ट के निदेशक को जिलाधिकारी ने धमकी दी या नहीं। भाजपा के दोनों सांसदों ने एटीसी में प्रवेश किया या नहीं, दबाव डालकर विमान को सूर्यास्त के बाद उड़ने के लिए मजबूर किया गया या नहीं। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि वे संसदीय समिति के सदस्य हैं नागरिक विमानन की, तो क्या इस नाते वे एटीसी बिना इजाजत के जा सकते हैं? क्या वे जहाज भी उड़ा सकते हैं? क्या वे किसी को मजबूर कर सकते हैं कि सूर्यास्त के बाद उनका विमान उड़े? और जो एफआईआर है उसमें राजद्रोह का आरोप है। क्या सांसद भी अतिरिक्त लाभ नहीं उठा रहे? सांसद महोदय समिति के सदस्य हैं, विमानन मंत्री नहीं है। क्या संसदीय समिति के पास कार्यपालिका का कोई अधिकार होता है उसके सदस्यों के पास? नहीं, देखिए, सांसद को एग्जीक्यूटिव का कोई अधिकार नहीं है। सांसद लोकसभा का मेंबर है या राज्यसभा का मेंबर है, वो उनका काम है कानून बनाना, कानून को लागू करना एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है, जिसको कार्यपालिका कहा जाता है। कार्यपालिका का अधिकार अपना होता है और संसद का जो लेजिस्लेटिव विंग है उसका अधिकार अलग होता है। कोई संसद का सदस्य कार्यपालिका का अधिकार, जहां तक मुझे समझ में आता है, नहीं इस्तेमाल कर सकता। ये संविधान के खिलाफ है। नहीं, देखिए, संसदीय समितियां जो होती हैं उनको ये अधिकार है कि वो कार्यपालिका के किसी भी सदस्य को अपने सामने बुला सकती हैं, और जहां तक है उनको अगर कोई संसदीय समिति किसी इंस्पेक्शन पे जाए तो उसका एक अलग इंतजाम होता है। ये नहीं है कि आप जहां मर्जी जाके कहे कि मैं संसदीय समिति का सदस्य हूं इसलिए मैं जहां भी मर्जी जा सकता हूं। उसका प्रावधान है और उस प्रावधान का पालन करना होता है। संसदीय समिति के अध्यक्ष को कार्यपालिका का अधिकार नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं। हम बार बार मूल सवाल को फोकस में रखना चाहते हैं। क्या भाजपा सांसद मनोज तिवारी संसदीय समिति के काम से देवघर गए थे? क्या नागरिक विमानन विभाग की संसदीय समिति अपने सदस्यों को चार्टर्ड प्लेन का खर्चा देती है? क्या चार्टर्ड प्लेन से जाने पर भी संसदीय समिति के सदस्य होने की छूट मिल सकती है? क्या संसदीय समिति के सदस्यों के लिए एयरपोर्ट पर अलग से सुविधाएं दी जाती हैं? ये सब सवाल हैं जिनके उत्तर आने चाहिए। हमारा सवाल है कि बीजेपी के दोनों सांसदों को लिखित आवेदन पत्र दिखाना चाहिए जिसमें अपने लिए और एक सांसद के दोनों बेटों के लिए एटीसी कक्ष में जाने की इजाजत मांगी गई थी। अगर कोई मौखिक आदेश था तब यही बता दें कि किस नियम के तहत एयरपोर्ट के निदेशक ने मौखिक आदेश दिया। क्या यह भी नियम है कि उनके बेटे चप्पल या अटैची उठाकर पीछे पीछे आ सकते हैं? एक आईएएस अफसर जब नियमों के तहत अपना पक्ष रख रहा है उसे लेकर बहस हो सकती है, लेकिन क्या उसके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज हो सकता है? जबकि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को ही खत्म करने पर विचार कर रहा है। केंद्र सरकार ने कोर्ट से इस बारे में समय मांगा है। उम्मीद है बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की एफआईआर में दिल्ली पुलिस ने सोच समझकर राजद्रोह की धारा 124 से लगाई होगी। चिंता की बात है कि जब यह सब ट्विटर पर हो रहा था तब भी आईएएस अफसरों का अखिल भारतीय संगठन चुप हो गया। उनका ट्विटर हैंडल है कोई कुछ नहीं बोला। यह चुप्पी परेशान करने वाली है। हमारी जानकारी में केवल एक आवाज आई है। यह ट्वीट 1985 बैच के आईएएस अफसर संजीव गुप्ता का है जो अब रिटायर हो चुके हैं। पूर्व में गृह विभाग में सचिव रह चुके हैं। उन्होंने लिखा है कि इससे विचित्र कभी नहीं देखा। अपना कर्तव्य निभाने के लिए एक आईएएस अफसर के खिलाफ राजद्रोह की धारा लगाई गई है। नॉर्थ एवेन्यू के एसएचओ 0 एफआईआर में यह लिखने के लिए मान ही कैसे गए, जबकि शिकायतकर्ता निशिकांत दुबे भी राजद्रोह होने का एक उदाहरण नहीं लिखते हैं। सांसद सरकार नहीं होता है। अगले दिन मंजूनाथ भजंत्री पास लेकर एयरपोर्ट टर्मिनल गए। इस पास पर एटीसी रूम में जा सकते थे मगर नहीं गए। संजीव गुप्ता सवाल करते हैं कि क्या सुरक्षा की समीक्षा करने पर अफसर को गिरफ्तार किया जाएगा? कहा जा रहा है कि अनुमति मिलने के बाद चार्टर्ड प्लेन उड़ा है, तो यह काम सांसद महोदयों के
एटीसी रूम में गए बिना भी हो सकता था। क्या बाकी आईएएस अफसर इतना भी नहीं लिख सकते, या सब इस राय के हैं कि जो हुआ सही हुआ? अगर डर के कारण नहीं बोल पा रहे हैं तो कम से कम प्राइम टाइम का लिंक ही अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए, मुझे पता चल जाएगा। कुछ समय के लिए आपको डर भी नहीं लगेगा। पूर्व गृह सचिव संजीव गुप्ता ने अपने ट्विटर में आईएएस अफसरों के संगठनों की भी खिंचाई की है। इसलिए कहा कि नौकरशाही चरमरा गई है, वह गलत के खिलाफ नहीं बोल पाती है, सही है यह भी नहीं बोल पाती है। यह घटना अप्रैल 2017 की है। सहारनपुर के एसएसपी के सरकारी निवास में भीड़ घुस आई। इस भीड़ का नेतृत्व उस समय के भाजपा सांसद राघव लखनपाल शर्मा कर रहे थे। घर के भीतर तोड़फोड़ हुई। उस समय एसएसपी घर पर नहीं थे, उनकी पत्नी थी और बच्चे थे। तब की खबर उठाकर देखिए, 400 लोगों की भीड़ एसएसपी के सरकारी निवास में घुसाने का दावा किया गया है और नेतृत्व कर रहे थे बीजेपी के तत्कालीन सांसद राघव लखनपाल शर्मा। क्या इसके लिए सांसद महोदय पास लेकर गए थे? बंगले को जो नुकसान पहुंचाया गया वो किसकी इजाजत से पहुंचाया गया? और ऐसा होने पर प्रधानमंत्री ने या बीजेपी अध्यक्ष ने क्या कार्रवाई की? तब एसएसपी लव कुमार ने कहा था कि उनके परिवार ने कभी ऐसा नहीं किया। उनके घर पर हमला हुआ तब भाजपा सांसद के खिलाफ एफआईआर हुई थी। अंतिम नतीजा क्या निकला है पता नहीं। इस समय राघव लखनपाल शर्मा सांसद नहीं। किसी एसएसपी के घर में घुसकर तोड़फोड़ करने की घटना आपने पहले नहीं देखी होगी, 2017 में हुई थी, फिर से याद कर लीजिए। अगली खबर मध्य प्रदेश से है। कागजी ट्रक की कहानी है जो कागज पर चलता है, कागज पर करोड़ों रुपए का टनों अनाज ढोता है। कागज पर केवल ट्रक ही नहीं, ऑटो भी अनाज ढोता है। कागज पर मोटरसाइकिल से भी अनाज की ढुलाई होती है। इस कहानी से पता चलता है कि कागज से क्या क्या होता है। अनुराग द्वारी की यह रिपोर्ट बता रही है कि भारत भले कहीं और विश्वगुरु बन गया है, मगर घोटाला करने वाले किसी विश्वगुरु से कम नहीं। पता नहीं उनकी कागजों पर ट्रैफिक का कंट्रोल किसके पास रहता है, जिनकी जेब भरती रहती है और जिनके कारण महिलाएं और बच्चों का शरीर कुपोषित होता रहता है। जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति नफरत का भाव पैदा नहीं होता है, सामाजिक रूप से उसको नीचा देखने के लिए मजबूर नहीं करते, तब तक एक मानसिकता खत्म होने वाली नहीं। 15 अगस्त को ये उद्गार प्रधानमंत्री का था। मध्य प्रदेश में पोषण आहार पर भ्रष्टाचार की ये रिपोर्ट भी सरकारी है। सवाल है कौन बचेगा कौन छूटेगा। एनडीटीवी को मध्य प्रदेश के अकाउंटेंट जनरल की 36 पन्नों की वो गोपनीय रिपोर्ट मिली है, जिसमें उन्होंने पोषण आहार योजना में बड़े पैमाने पर धांधली की बात कही है। खासकर लाभार्थियों की पहचान, जो टेक होम राशन है उसको बनाने, उसके परिवहन और ऐसी तमाम बातों में धांधली की और अनियमितता की बात कही है। रिपोर्ट के कुछ गंभीर निष्कर्ष 2021 के लिए टेक होम राशन योजना के लगभग 24% लाभार्थियों की जांच पर आधारित थे। इस योजना के तहत 49,58,000 पंजीकृत बच्चों और महिलाओं को पोषण आहार दिया जाना था। इसमें 6 महीने से 3 साल की उम्र के 34,69,000 बच्चे, 14,25,000 गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली मां के साथ 11 से 14 साल की उम्र की 64,000 बच्चियां शामिल थी, जिन्होंने किसी कारणवश स्कूल छोड़ दिया है। दावा किया गया था कि 6 कारखानों में से 6 करोड़ 94 लाख की लागत के 1,01,025.64 मीट्रिक टन राशन का परिवहन किया गया, लेकिन परिवहन विभाग से सत्यापन करने पर पता लगा कि ट्रकों के जो नंबर दिए गए उन पर मोटरसाइकिल, कार, ऑटो और टैंकर पंजीकृत हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने अप्रैल 2018 तक राशन के लिए पात्र स्कूली छात्राओं की पहचान के लिए बेसलाइन सर्वेक्षण पूरा करने को कहा था। इसके बावजूद महिला एवं बाल विकास विभाग ने फरवरी 2021 तक इसे पूरा नहीं किया। जहां स्कूली शिक्षा विभाग ने 2018-19 में स्कूल न जाने वाली लड़कियों की संख्या 9,000 होने का अनुमान लगाया था, वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग ने बिना कोई सर्वे किए उनकी संख्या 36,08,000 होने का अनुमान लगाया। जांच के दौरान पाया गया कि 8 जिलों के 49 आंगनबाड़ी केंद्रों में केवल 3 स्कूल न जाने वाली लड़कियों का पंजीकरण किया गया है। हालांकि उन्हीं 49 आंगनबाड़ी केंद्रों के तहत WCD विभाग ने 63,748 लड़कियों को सूचीबद्ध किया और 2018 और 21 के दौरान उनमें से 29,104 की मदद करने का दावा किया।
साफ तौर पर यहां आंकड़ों में हेर फेर करके 110 करोड़ 83 लाख मूल्य के राशन का फर्जीवाड़ा हुआ। इसके अलावा राशन निर्माण संयंत्रों ने भी उनके निर्धारित और अनुमानित क्षमता से अधिक उत्पादन की जानकारी दी। जब कच्चे माल और बिजली की खपत की तुलना की गई तो पाया गया कि इसमें 58 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई। मध्य प्रदेश के बाड़ी, धार, मंडला, रीवा, सागर और शिवपुरी में 6 संयंत्रों ने 4 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से 821 मीट्रिक टन राशन की आपूर्ति करने का दावा किया, जबकि उस दिन उनके स्टॉक में उतना राशन था ही नहीं। 8 जिलों में बाल विकास परियोजना अधिकारियों ने संयंत्रों से 97,000 मीट्रिक टन से अधिक राशन प्राप्त किया, जबकि परिवहन करके सिर्फ 86,000 मीट्रिक टन आंगनबाड़ियों को भेजा गया। बाकी 62 करोड़ 72 लाख की लागत से 10,000 से अधिक मीट्रिक टन का राशन न तो परिवहन किया गया और न ही गोदाम में उपलब्ध था। यह दर्शाता है कि यहाँ भी गड़बड़ी हुई। सरकार कह रही है ऑडिट रिपोर्ट को अंतिम नहीं मान सकते। सीएजी रिपोर्ट कोई भी होती है, उसकी राय होती है, वो अंतिम नहीं होती। पहली बात तो ये समझ, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है। लोक लेखा समिति में जो विधानसभा के अंदर विधायकों की होती है और प्रतिपक्ष का व्यक्ति उसके अंदर लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, कभी कभी वहां भी जाती हैं, और इसलिए ये कहना ठीक नहीं है कि ये अंतिम है। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से और जानना चाहते हैं इस प्रदेश के नागरिक के नाते कि हर घोटाले में मुख्यमंत्री जी के प्रभार या मंत्रालय का नाम सामने आना एक संयोग है, संकल्प है, षड्यंत्र है या उनकी आदत में शुमार है। वो सार्वजनिक होना चाहिए। चलिए, रिपोर्ट अंतिम नहीं, कर लीजिए परीक्षण, लेकिन इन तस्वीरों का क्या करेंगे? सरकार और पोषण आहार वो एक पक्ष है, लेकिन जन भागीदारी जुटाना और लोगों के मन में ये तड़प पैदा करना कि हमारे बच्चे कुपोषित नहीं रहेंगे, वो दूसरा पक्ष है। विज्ञापनों की इतनी चकाचौंध के बीच सतना के मजीगावा में कुपोषित बच्ची की मौत पर जांच चल रही थी। वहीं 7 साल की इस मासूम की तस्वीर आई। पथरा के सुहागी गांव से तस्वीर आने के बाद बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आंकड़े कहते हैं कि अकेले मजीगावा में 15,875 बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत हैं, जिसमें 1,016 बच्चे अति कुपोषित हैं। इसी बच्ची में आप स्कूल चले हम, मध्याह्न भोजन जैसे कई योजनाओं की हकीकत देख सकते हैं। सतना से आगर मालवा चलते हैं। यहाँ वार्ड 16 में आंगनबाड़ी कर्मी शारदा यादव के रजिस्टर को हमने देखा तो पता लगा मार्च में इन्हें कोई टेक होम राशन नहीं मिला। आगे पीछे जो मिला है वो भी पंजीकृत बच्चों से कम। इन कर्मचारियों की भी अपनी दिक्कत, तनख्वाह वक्त से नहीं मिलती भी है तो पूरी नहीं। अभी जो है केंद्र के नहीं मिल रहे हैं, 3 महीने के केंद्र के बाकी है हमारे। और जो राखी का त्योहार था उसमें भी हम त्योहार सही से नहीं मना सकते। क्योंकि तनख्वाह ही नहीं मिली ना। 5,500 मिल रहे हैं, 4,500 केंद्र के रुके हुए हैं, तो 3 महीने के सलम वो बाकी है हमारे। सर आधी तनख्वाह आ रही, आधी नहीं आ रही। केंद्र सरकार की आ रही, राज्य की नहीं आ रही है सर। अच्छा, कब से नहीं मिल रहा आपको ये पैसा? ये वैसे मार्च से ही नहीं आ रही सर, आधी आधी आ रही है। उसके बाद एक दो बार आ गई थी पूरी, और फिर अभी 3 महीने से नहीं आ रही, आधी आ रही है। ये भोपाल के करीब आंगनबाड़ी है। पिछले साल गाजे बाजे के साथ मीडिया को बुलाकर बताया गया कि बच्चों को खाने के लिए कुर्सी टेबल लगा दिया गया है। उस वक्त पन्नी में भरकर राशन भी दिया गया। उसके बाद टेक होम राशन का क्या हुआ, ये खबर उस लिहाज से अहम है। ये खबर इस लिहाज से भी अहम है कि मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर देश में सबसे ज्यादा है। यहाँ 1000 में से 46 नवजातों की जन्म लेते मौत हो जाती है। मातृ मृत्यु दर के मामले में भी राज्य देश में दूसरे नंबर पर है, जहां 1000 में से 15.9 प्रसूताएं दम तोड़ देती हैं। दो 2020 में उपचुनाव में हार के बाद महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से विभाग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास ही है। विभाग में एसीएस से लेकर कर्मचारियों की लंबी फौज है, फिर भी ऐसे बड़े घोटाले हो रहे हैं। इस मामले में हमने जवाब मांगा, लेकिन जिन्हें जवाब देना है वो राज्य के मुखिया हैं और अब तक चुप हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान, आगर मालवा से जफर मुल्तानी, सतना से ज्ञान शुक्ला के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। राहुल गांधी के आटे वाले बयान को लेकर काफी मीम बन चुके हैं। खूब मजाक उड़ा कि आटे को लीटर में नहीं तौला जाता है, ना मापा जाता है। यह एक गलती थी जिसे राहुल गांधी ने उसी वक्त सुधार ली। जब प्रधानमंत्री मोदी की जुबान फिसलती है तो उनके साथ भी यही होता है।
उनकी बातों का भी मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन एक रैली को लेकर सारी बातें इसी में खर्च हो गई। आम लोग करें वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मीडिया क्यों कर रहा था? क्या इस सवाल पर चर्चा करने से बचने के लिए, जिसके बारे में राहुल गांधी इन दिनों ज्यादा बोल रहे हैं, मीडिया को लेकर उनकी कही गई बातों पर चर्चा क्यों नहीं होती? मजाक इसका भी हो सकता था, मीम इसका भी बन सकता था, मगर इसे छुआ तक नहीं गया। यहां हमारे मीडिया के मित्र हैं, इनका काम जो जनता के मुद्दे हैं उनको उठाने का होता है, मगर ये भी अपना काम नहीं करते हैं। 24 घंटा ये कैसे करेंगे? ये मीडिया उन्हीं दो उद्योगपतियों का मीडिया है। पूरा का पूरा मीडिया उन्हीं दो उद्योगपतियों के हाथ में है। तो सच्चाई कैसे दिखेगी? सच्चाई कैसे सुनाई देगी? और जनता को सब मालूम है। जनता घर में टीवी ऑन करती है और जनता जानती है कि टीवी किसका है और टीवी किसके लिए काम कर रहा है। टीवी दो उद्योगपतियों का है, अखबार दो उद्योगपतियों के हैं, और ये दो उद्योगपति नरेंद्र मोदी जी के लिए 24 घंटा काम करते हैं और नरेंद्र मोदी जी इनके लिए 24 घंटा काम करते हैं। देश में बेरोजगारी, देश में महंगाई और देश का पूरा धन दो उद्योगपतियों के हाथ में। एक तरफ मीडिया का कंट्रोल, दूसरे तरफ प्रधानमंत्री पे कंट्रोल। अभी किसी ने कहा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मगर मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मगर उन दो उद्योगपतियों के समर्थन के बिना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। मीडिया के समर्थन के बिना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। राहुल गांधी जब भी मीडिया पर बोलते हैं, मीडिया चुप्पी साध लेता है, जैसे आईएएस एसोसिएशन चुप हो जाता है। 2016 में गुरुग्राम में बारिश के कारण बाढ़ आ गई, सड़कों पर पानी भर गया, रात भर लोग जाम में फंसे रहे। ट्विटर पर गुरुग्राम वासी लगे कोसने कि वे मिलेनियम सिटी में रहते हैं और उसका यह हाल है। जब शहर की झीलों, तालाबों पर निर्माण होता है, तब यही मिडिल क्लास परवाह तक नहीं करता। बेंगलुरु में भी तालाबों और झीलों को भरकर निर्माण हुआ है, तब किसी को वहां मकान खरीदने में दिक्कत नहीं आती है। लेकिन बारिश का पानी भर गया है, तब कोसना शुरू हो गया है कि आईटी सिटी का यह हाल है। हाल तो लोगों का दिख रहा है, जो इससे मतलब ही नहीं रखते कि शहर कैसे चलता है। केवल ट्रैफिक जाम और बारिश का पानी भरने पर ही शहर की याद आती है। उसके पहले ऐसा लगता है कि सब हवा में रहते हैं, सड़क पर नहीं। जिस बस में बैठकर वो काम पर जाते, आज उसी बस को वो खुद खींचते नजर आए। बेंगलुरु में महज कुछ घंटे की ही तेज बारिश हुई, लेकिन सुबह जब लोगों की नींद खुली तो समझ में आ गया कि सोमवार का दिन मुश्किलों से भरा होगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कहीं बस खींची गई तो कहीं कार। शहर जैसे थम सा गया हो। अपने ही अपार्टमेंट्स में लोग फंस गए, जैसे पिंजरे में पंछी। नाव लानी पड़ी। जो बाहर रह गए वो अपनों के लौटने का इंतजार करते दिखे। बेचैनी हर जगह पसरी थी। आखिरकार बोट आई परिवार के साथ। बार बार ऐसा होता है, हर चीज की एक सीमा होती है। बहुत हो गया, अब सरकार को कुछ करना ही पड़ेगा। शारजापुर रोड पर बोट दिखी तो एचएएल के इलाके में भी पानी का जमाव दिखा। तेजस विमान जहां बनता है वहां देखिए किस तरह पानी भर गया। सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम।
HAL, बेलंदूर, व्हाइटफील्ड, इंदिरा नगर सभी जगहों पर पानी भरा नजर आया। इसकी 3 वजह बताई जा रही है। 1, बारिश का पानी निकालने वाले नालों पर कब्जे। 2, वक्त रहते नालों की सफाई का न होना। और 3, झीलों के रास्तों पर अतिक्रमण। 1 हफ्ते के अंदर दूसरी बार ऐसे हालात से शहर गुजर रहा है। In the last 3 years, we have been. पिछले 3 सालों से बेंगलुरु में भारी बारिश हो रही है, लेकिन इसके लिए सरकार ने कोई काम नहीं किया। स्पेशल टास्क फोर्स तक तैयार नहीं की गई ताकि बारिश के हालातों को संभाला जा सके। Tackled much better. Infrastructure woes are tackled much better. नाराज लोगों ने नारेबाजी भी की और सरकार मुआवजा देने का वादा करके लोगों का गुस्सा कम कर रही है। हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनकी समस्याओं को जानेंगे। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई मुआवजे की बात कर रहे हैं। जरूरत मजबूत इच्छा शक्ति दिखाकर अतिक्रमण हटाने की है। विधानसभा चुनावों को 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में शायद मुख्यमंत्री अतिक्रमण हटाने का जोखिम उठाना नहीं चाहते। यानी आने वाले दिनों में भी एक बार फिर जब बारिश होगी तो हालात यहाँ बदलने वाले नहीं हैं। बेंगलुरु से निहाल खिदवई, NDTV इंडिया। क्या आप जानते हैं कि केरल में 5 वर्षों में कुत्तों के काटने के 10 लाख मामले सामने आए हैं। कुत्तों के आतंक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है जिस पर 9 सितंबर को सुनवाई होगी। एक सवाल है, किसी का घर नहीं होता तो हम बेघर कहते हैं, जब कुत्तों का घर नहीं होता तब हम आवारा क्यों कहते हैं? तब तो हर उस जानवर को आवारा कहना चाहिए जिसके पास हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैट नहीं है और व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। ब्रेक ले लीजिए। मौसम विभाग के अनुसार इस साल देश भर में सबसे कम बारिश उत्तर प्रदेश में हुई है। कई राज्यों में इस साल औसत से बहुत कम बारिश हुई। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि बारिश कम होने के कारण देश भर में पिछली बार की तुलना में 22 लाख हेक्टेयर भूमि में धान की बुवाई नहीं हुई है। परिमल की रिपोर्ट देखिए दिल्ली के एम्स से। यहां की कैंटीन का हाल बहुत बुरा है। ना खाना परोसने का लाइसेंस है और न ही खाने में कोई गुणवत्ता है। ये दिल्ली के एम्स की मेस का हाल है। बद इंतजामी का हाल NDTV ने दिखाया तो दिल्ली फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने खाने के सैंपल्स लिए, ज्यादातर फेल हुए। विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 7 में से 4 सैंपल फेल हैं और 1 का परिणाम आना है। पनीर, चटनी और चिकन करी के सैंपल फेल हो गए। 8 मेस का निरीक्षण किया गया, 6 के पास लाइसेंस तक नहीं। अब फूड बिजनेस ऑपरेटर को नोटिस जारी किया जा रहा है। खाने से कोई नुकसान की बात सामने में ना आए और सैंपल फेल हो जाए तो 1 लाख रुपए का जुर्माना और 6 महीने की सजा का प्रावधान है। वहीं बिना लाइसेंस मेस चलाने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना और 6 महीने की सजा का भी प्रावधान है। खराब खाने की समस्या और शिकायत नई नहीं। कीड़े, गंदगी और क्वालिटी टैक्स से समझौता। साल भर से एम्स के रेजिडेंट इसकी शिकायत कर रहे हैं। इससे पहले फसाई भी खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठा चुका है, पर कोई सुनवाई नहीं। यहाँ की रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन, स्टूडेंट एसोसिएशन, SYS एसोसिएशन एंड फसाई के भी लोग इस इंस्पेक्शन के पार्ट बने, सिक्योरिटी ऑफिसर्स पार्ट बने एंड मिनट्स ऑफ मीटिंग के साथ रिटर्न में ये हुआ कि ये खाना जो खाने के लायक नहीं है, किसी के भी खाने लायक ये खाना नहीं है, इसको तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। ये सब करके हमने मेस को तुरंत बंद करना चाहा। 1 घंटे बाद पता लगता है कि मेस को वापस खोल दिया गया। ये हाल एम्स है। कोई संस्थान एक दिन में खड़ा नहीं होता, पर इस तरह के समझौते से उस पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। लिहाजा बीमार खाने को लेकर प्रशासन को जवाब भी तलाशने चाहिए और जिम्मेदारी भी तय करनी चाहिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।